अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक, मोर और लेस वही चीज़ है, बस उसका। ठीक है, कोई कोई आप लोग में से कोई भी किसी भी रीजन की वजह से गायब नहीं होगा टेस्ट में। तो आप लोग टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा और दीजिएगा। कोई जटिल टेस्ट नहीं होता है, आसान टेस्ट होता है, प्यार से दीजिए, सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे को टॉपिक्स रहेंगे जो पिछले टेस्ट में थे। क्या? वही टॉपिक्स रहेंगे जो पिछले टेस्ट में थे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तक होगा। वो यस। ग्रुप में जो ऐप में है ना, उसमें एक अनाउंसमेंट सेक्शन होता है, उसमें भी मैसेज मैं कर दिया हूँ कि क्या टेस्ट टॉपिक है। ठीक है, ये फिर मेरे को मैसेज करके मत भेजिए। आप ऐप खोलिएगा ना, टेस्ट जैसा जहाँ पे आइकन बना रहता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट में लिखा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा। जब भी टेस्ट का अगर मैसेज आएगा तो अनाउंसमेंट में मैं बता दूंगा कि कहाँ तक आएगा, क्या आएगा। ठीक है? चलिए, तो ये कब का दिया हूँ मैं? फ्राइडे का बोला हूँ क्या? यस सर। यस सर। फ्राइडे को। ठीक है, और कुछ कुछ 11th का भी टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है, वो कंपलसरी टेस्ट नहीं है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो दे सकते हैं। ठीक है, उसका भी आपको मैसेज आता रहेगा, और उसको मैं 8-10 दिन पहले, जैसे नेक्स्ट वीक में, जैसे अभी आपको ताज़ा ताज़ा मैं ऑसिलेशन पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ऑसिलेशन का टेस्ट लूंगा मैं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस यस सर। सर। यस सर। तो ट्वेल्थ के टॉपिक का टेस्ट है, तो उसको एकदम सीरियसली देना है। 11th का भी सीरियसली देना है, जो इंटरेस्टेड है। जिनको सिर्फ 12th पे फोकस करना है, या जो बहुत तेज है, समझ रहे हैं खुद को, वो नहीं दे सकते। तो आप चिल कीजिए, चिल। चलिए, तो ये डाइपोल था, E इक्वल टू क्यू डी, ये वाला एक्सियल, ये वाला इक्वेटोरियल। एक्सियल 2 kp/r³, इक्वेटोरियल kp/r³। ई एंटी पैरेलल टू पी, इस केस में ई पैरेलल टू पी। पोटेंशियल kp/r², यहाँ पे पोटेंशियल 0। तो रैंडम एंगल थीटा पे, यहाँ पे जो फील्ड होता है वो कुछ इधर होता है, और ये एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? बाय। बाई। ई नेट होता है kp/r³, 1+3 cos² थीटा। हमेशा याद रखना, ये थीटा किसके रिस्पेक्ट में लेना है? डाइपोल के रिस्पेक्ट में, या डाइपोल के परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में? डाइपोल। डाइपोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है? और ये tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बाय tan θ/2। tan θ/2। तो पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है? तो क्या बोलेंगे? थीटा प्लस फाई। विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क P क्रॉस E होता है। तो ये सब बकवास हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग को बोला हूँ मैं, वो शीट जो भेजा हूँ मैं, फ्लक्स का, पोटेंशियल का, वो सब, और क्या कहते हैं, फ्लक्स का पहले ही भेज दिया था क्या? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल, वो सब आप लोग बनाते रहिएगा, कभी भी मैं बोलूँगा डाउट क्लास में। ठीक, तो उसमें फोर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, किसी ने मुझे कल मैसेज किया था ये डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको बोला था मैं कि क्लास में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, तो डाइपोल इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखे थे नेट फोर्स 0 था। ठीक है, नेट टॉर्क P क्रॉस E आया था, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें तुम डाइपोल कर रखे हुए हो ऐसा, ये P है,
यानी आप ऐसा समझो, ये P है और ये E, ये एंगल थीटा है। अभी तुमको थीटा 1 से इस डाइपोल को घुमा घुमा के यहाँ पे ले आए, ये थीटा 2 पे ले आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम लोग घुमा रहे हैं, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल theta 1 to theta 2 is stored as potential energy of dipole। तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, ठीक है। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में जो वर्क डन हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही जैसे एंगल चेंज होगा, तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है पी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो एंगल चेंज करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है तो टॉर्क चेंज हो रहा है। तो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ डी एस कॉस थीटा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना? यस सर। उसी तरह टॉर्क के सेंस में वर्क डन क्या होगा, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको डाइपोल को जो घुमा रहे हो, हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं, किधर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन इस पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, पी क्रॉस ई होता है। तो पी इधर है, ये पी है और ई है। तो आप लोग को सिखाया हूं मैं पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन निकालना है, तो पी से ई की तरफ जाएंगे। तो पी से ई की तरफ जाना मतलब किधर घूमना, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पी से ई जाना है यानी क्लॉकवाइज। यानी हम लोग जो रोटेशन कर रहे हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी एंगल के अपोजिट लग रहा है, हाँ कि ना? यस। तो वर्क डन, तो टाउ डी थीटा, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन आएगा? क्योंकि रोटेशन और टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? नो नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। तो यही आपको टोटल वर्क डन देगा, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वो माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पी फिर लिमिट डालेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा बना रहा है। तो और आपको बताया मैं, तो ये वर्क डन बाई क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताया मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, हाँ कि ना? यस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आया, तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिएगा। ये ऐसा होगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, θ1 से θ2 ये ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी को आपको कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल को अगर तुम ऐसे ला रहे हो, डाइपोल को तुम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 तो यानी एक डाइपोल है, ये पी है, तुम ऐसे ला रहे हो, ठीक है। तुम जो डाइपोल को ला रहे हो, मान लो इन्फिनिटी से ला रहे हो, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अब तुम जो ला रहे हो वो फील्ड के परपेंडिकुलर आ गए, तो फील्ड के परपेंडिकुलर में पोटेंशियल चेंज होता है क्या? नो सर तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा क्या? नो सर। यानी अगर मान लो डाइपोल के रिस्पेक्ट में, यानी तुम डाइपोल के रिस्पेक्ट, वो डाइपोल को इन्फिनिटी से लाके यहाँ रख दिए, तो अगर पूछेगा यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो क्या बोलेंगे? 0। यानी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेक θ1 90, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा? 0। θ2 को थीटा ले लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u थीटा, उसको इसमें डाल दो, तो u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ये थीटा है और ये 90 है, cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी cos थीटा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे P क्रॉस E, PE साइन थीटा होता है, उसी तरह PE cos थीटा को क्या कहेंगे? P डॉट E। P डॉट E, तो ये माइनस P डॉट E हो, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो याद रखिएगा, डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस P डॉट E होता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E है। तो सिंपल सा ये चीज याद रखना है, P डॉट E। तो आपको क्या बताया मैं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क P क्रॉस E, यानी अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो PE साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, यानी अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो माइनस PE cos थीटा। यहाँ पे जो हम लोग थीटा लिख रहे हैं वो किसके किसके बीच का एंगल है? P एंड डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आया। अब ये बहुत बार एग्जांपल आप लोगों को बताया हूँ मैं, जो 11th से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत बार देख लिए होंगे। ये ऐसा दो सेटअप है, दो कटोरा है, एक को ऐसा रखें, एक कटोरा को उलट दिए, इसमें भी एक बॉल रखें, इसमें भी एक बॉल रखें, दोनों को छोड़ दिए हैं, तो दोनों मूव करेगा कि एज इट इज रहेगा? मूव करेगा। कौन मूव करेगा? कौन वाला मूव करेगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। कैसे मूव करेगा? कौन मूव कराएगा उसको? सर मतलब डिस्प्लेस करने पर मूव करेगा। तो डिस्प्लेस करने पे तो फर्स्ट वाला भी मूव करेगा नहीं? यस क्या? वो तो डिस्प्लेस करने पे तो दोनों करेगा ना। हाँ, वो बात अलग है कि एक डिस्प्लेस करने पे उसी डायरेक्शन मूव करेगा, एक डिस्प्लेस करने में अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। लेकिन मूव तो अगर मान लो कोई टच नहीं कर रहा है तो कोई मूव करेगा क्या? नो नो, दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। मूव नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि हवा चल रहा है, ठीक है, ये हवा स्टेशनरी है, कुछ नहीं है, तो ये दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। यानी ऐसे केस में नेट फोर्स, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं 11th में। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? 3। कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं, ठीक है,
देखिए इक्विलिब्रियम है तो तीनों मतलब नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होगा, लेकिन तीनों का नेचर अलग अलग होता है। स्टेबल, ये सब आपको 12th में भी पढ़ाया हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ें। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं जहाँ पे अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस करें उस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस करें तो वो क्या चाहेगा, वापस आना कि और आगे जाना, वापस वापस आना। ठीक है, तो किस केस में ये वापस आएगा, पहले केस में कि वापस? फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में आप बॉल को यहाँ पे रख दिए, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, छोड़ दीजिएगा तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में अगर थोड़ा सा भी बॉल को आगे ले गए, छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा क्या कभी? नो सर। वो और आगे चला जाएगा। थर्ड केस में बॉल को उठा के यहाँ डाल दिए, डिस्प्लेसमेंट आगे किए हैं, बॉल को उठा के यहाँ डाल दिए, तो ये आगे जाएगा या पीछे आएगा? वहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये पूरा एकदम दुनिया से परे हो गया, ना आगे जाना चाहेगा ना पीछे, जहाँ पे बैठा दो बैठ जाएगा वहीं पे। तो ये न्यूट्रल होता है। इसमें बॉल का हाइट चेंज हो रहा है क्या? बॉल का हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे जा रहा है क्या बॉल? नो सर। बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं पे फर्स्ट केस में ग्रीन वाला जो बॉल है इनिशियली जो नीचे बॉटम में था, यानी उस समय क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम। और डिस्प्लेस करने पे यानी ऊपर ले जाने पे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो कोई भी चाहता है कि हाई से लो पोटेंशियल फ्लो हो, तो नीचे में पहले लो पोटेंशियल में था वो ऊपर चला गया तो वो चाहेगा वापस आना। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम कि मैक्सिमम? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। और अगर उसको डिस्प्लेस आगे कर रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे, सो दैट वो पीछे आए। अगर रोटेट क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो उस पर टॉर्क किधर लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो ग्रीन वाला बॉल है, सेकंड केस में ग्रीन वाला जो बॉल है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे है, हाँ कि ना? यानी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, और उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहे हैं तो फोर्स भी आगे लग रहा है, इसलिए वो आगे जाता है। ठीक है, और इसमें नो चेंज इन पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे बॉल को नीचे ले गए, सेकंड केस में बॉल को नीचे ले जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। और फर्स्ट केस में बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है फर्स्ट और सेकंड केस में। थर्ड केस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो न्यूट्रल के बारे में उतना चर्चा नहीं करते हम लोग, स्टेबल और अनस्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं जहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा आगे ले गए तो वहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एनर्जी के टर्म में बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम कि मैक्सिमम? मिनिमम। और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में या टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। मुझे बताओ किस केस में ऑसिलेशन होगा, स्टेबल में कि अनस्टेबल में? स्टेबल में बॉल को आगे ले जाके छोड़ दो तो ये गोल 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 घूमता रहेगा, आगे पीछे करेगा। अनस्टेबल में होगा क्या ऑसिलेशन? नो सर। तो आपको ये बेसिक चीज इक्विलिब्रियम का बता रहा हूँ, ऐसा अज्यूम किया कि आप लोग को नहीं आता, लेकिन अगर 11th में पढ़ते हैं अगर आप अच्छे से तो ये सब तो कितनी बार बताया हूँ। चलो, तो हम लोग भी यहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डाइपोल। डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या था? जीरो। नेट फोर्स तो जीरो था, और जहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, ठीक है, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है?
P sin theta. P sin थीटा। तो टॉर्क जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes sir. Yes. कितने एंगल पे जीरो होगा टॉर्क? दो 2 एंगल पे। कौन कौन सा एंगल? 0 180. 0 180। तो दो एंगल पे टॉर्क जीरो आ रहा है, और फोर्स तो सारे एंगल पे जीरो है, यानी जहाँ पे फोर्स और टॉर्क जीरो रहता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, यानी दो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब डिसाइड करना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? Minus P dot T. माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, 3 केस मैं ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, केस वन मतलब लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट मोस्ट। केस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में कितना एंगल है? 0. 0 डिग्री। जीरो। क्योंकि दोनों डायपोल भी आगे है, फील्ड भी आगे है, यानी आपका थीटा क्या है? 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डायपोल है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। 0. नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin theta. P sin थीटा। थीटा यहाँ पे 0 है, तो थीटा 0 डालेंगे तो टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा। सेम लॉजिक से सेकेंड केस में थीटा कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एंटी पैरेलल है, हाँ कि ना? Yes sir. ठीक है, नेट फोर्स कितना है? 0 0। नेट फोर्स को कुछ से मतलब नहीं है, हमेशा 0 होगा। टॉर्क होता है P sin थीटा। थीटा यहाँ पे 180 है, sin 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क 0 आ रहा है। ठीक है, यानी नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, केस 3 देखेंगे। थीटा कितना है केस 3 में? 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायपोल है, हाँ कि ना? Yes sir. तो नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट टॉर्क फोर्स तो हमेशा ही 0 होता है। नेट टॉर्क P sin 90 1 होता है, तो नेट टॉर्क कितना आ रहा है? P आ रहा है। ठीक है, सब में पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Minus P cos theta. माइनस पी कॉस थीटा। तो पहले केस में थीटा 0 है, तो ये आ रहा है कॉस 0 1 होता है, तो माइनस पी आ रहा है। फर्स्ट केस का पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आ रहा है। सेकेंड केस में थीटा 180 है, तो माइनस पी कॉस 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पी आ रहा है। थर्ड केस में माइनस पी कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो वो पूरे को 0 कर देगा, तो ये ऐसा आ रहा है। किसी को भी ये सब डेटा से कोई प्रॉब्लम है क्या? No sir. नो सर। नहीं। ठीक है, चलिए। तो 3 केस बताया हूं मैं। ठीक है, तो कितने केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 है? 2. दो केस. कौन कौन सा? First. First second. आपको बताया मैं, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जहाँ 0 होता है उसको क्या कहते हैं? Equilibrium. इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम कहेंगे क्या? No sir. नहीं। थर्ड वाले में नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0 है क्या? नो No sir. सर। वहाँ पे सिर्फ फोर्स 0 है, यानी थर्ड वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकेंड ही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो पोटेंशियल एनर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट केस में जैसे माइनस पी कॉस थीटा है, तो माइनस पी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? Minus P. माइनस पी। और माइनस पी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? P E. प्लस पी। तो किस केस में सबसे छोटा मिनिमम, मतलब किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? पहला, दूसरा, तीसरा? First. फर्स्ट। पहले केस में माइनस पी है, यानी ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। सेकेंड केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और ये तो 0 है, इन दोनों के बीच का है। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेबल की अनस्टेबल? Stable. स्टेबल, यानी आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंड केस में नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? Unstable. स्टेबल। अनस्टेबल।
थर्ड केस इक्विलिब्रियम है क्या? नो नो सर. सर. नो नहीं. सर. वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सॉरी टॉर्क मैक्सिमम है. ये जो है टॉर्क वो मैक्सिमम है. पी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? पी होगा. तो 90 डिग्री में जब रहता है तो टॉर्क मैक्सिमम लगता है. पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं. मिनिमम क्या है? माइनस पी है. मैक्सिमम क्या है? प्लस पी है. ठीक है. तो आज की बात से पूछेगा कि डाइपोल को कैसे रखेंगे फील्ड के साथ जो इक्विलिब्रियम होगा. डाइपोल और पैरेलल और एंटी पैरेलल. पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, दो केस में इक्विलिब्रियम हो सकता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? 0 0 डिग्री. जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या होगा? पैरेलल. पैरेलल. और वहीं पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? एंटी पैरेलल. एंटी एंटी पैरेलल. चमका आप लोग को? यस ये तो वह एनर्जी के टर्म में आपको बताया मैं. एक फोर्स या टॉर्क के टर्म में भी समझाता हूँ मैं कि कैसे हम लोग, अगर मान लो एनर्जी नहीं पता है, फोर्स और टॉर्क से भी समझ सकते हैं कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है. ठीक है. चलिए मुझे बताओ ऑसिलेशन किस केस में करेगा? फर्स्ट. पहले वाले केस में. स्टेबल वाले में ही ऑसिलेशन होता है. थोड़ा सा घुमा के छोड़ दीजिए, टू 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 ऑसिलेशन करेगा. तो देखो, तो मान लो एनर्जी के ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी डाइपोल को हम लोग ऐसे बना दिए, ऐसे ले गए. तो डाइपोल को किधर रोटेट किए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक. एंटी क्लॉकवाइज. पहले इधर था, अब ऐसे ले गए. यानी इसको जो डिस्प्लेसमेंट यानी रोटेट कर रहे हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. ठीक है. तो यानी अब डाइपोल देखो, जब सीधा था डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीधा था, तो थीटा 0 है तो टॉर्क क्या आएगा? पी साइन 0. तो वो 0 आएगा, यानी सीधा रहेगा तो टॉर्क नहीं रहेगा. अब थोड़ा सा रोटेट कर दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो यानी अब डाइपोल इधर है और पी और ई इधर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है. ठीक है. तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए थे. अब टॉर्क का डायरेक्शन निकालेंगे. तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो पी क्रॉस ई, यानी पी से ई की तरफ जाएंगे. तो पी से ई की तरफ जाना मतलब कैसा घूमना? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. यानी टॉर्क क्या लग रहा है? क्लॉकवाइज. यानी कहने का मतलब अगर डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके छोड़ दो तो उस पर टॉर्क किधर लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा. यानी वो वापस पी पे लाना चाहेगा, वापस वो सीधा करना चाहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है. सेम लॉजिक से अगर डाइपोल को नीचे रोटेट करते हैं, सीधा की जगह नीचे रोटेट करते हैं, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. ऐसे डिस्प्लेसमेंट किए हैं. तो अब पी इधर हो गया और ई इधर है, तो इस केस में टॉर्क किधर लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई. तो पी से ई की तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो दोनों केस में क्या आ रहा है? आप एंगल घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है. अगर एंगल घुमाइए क्लॉकवाइज तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है. यानी डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? यस सर. जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहता है, यानी वो जो इनिशियल में इक्विलिब्रियम रहा होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम रहा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होगा. चमका आप लोग को सबको? यस सर. तो ये टॉर्क या फोर्स के टर्म में आपको एक्सप्लेन कर देगा. उसी तरह अनस्टेबल वाला देख लें. ये डाइपोल था, तो अभी 180 डिग्री बना रहा है. नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 होता है, तो टॉर्क पी साइन थीटा होता है, तो पी साइन 180 0 आएगा. तो यहाँ पे टॉर्क 0 आ रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है. अब इसको रोटेट किया, मान लो ऐसा बना दिया, ये डाइपोल ऐसा हो गया. किधर रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिए, यानी ऐसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज. हाँ कि ना? यस. थीटा क्लॉकवाइज है. तो अब टॉर्क का डायरेक्शन, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. पी से ई की तरफ जाएंगे तो ये यही आएगा. हमेशा 180 डिग्री से कम घूमना है, ऐसे वाला नहीं लेना है. 180 से ज्यादा हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं टॉर्क भी क्लॉकवाइज लग रहा है.
यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही टॉर्क लग रहा है। वहीं पे अगर नीचे ले जाते हैं टॉर्क को, ऐसे डायपोल को इधर कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी इस केस में थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यानी ये डायपोल इधर हो गया, ये ई है, ये पी है, तो इस केस में टॉर्क किधर लगेगा, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पी से ई। तो इस केस में भी टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी थीटा के डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए ये यानी जिधर रोटेट कर रहे हैं वो उधर ही जाना चाहेगा, वापस नहीं। रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो टॉर्क भी लग रहा है क्लॉकवाइज, यानी और घुमा देगा। लेकिन ऊपर वाला केस में रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी चाहेगा कि वो वापस आए। लेकिन सेकंड वाले केस में वो चाहेगा नहीं वापस आना, और आगे भेज देगा। इसलिए इसको हम लोग अनस्टेबल कहते हैं, ऊपर वाले को स्टेबल कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आज के बाद से कोई भी पूछेगा, डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं तो कितना इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है? 2 कौन कौन सा? स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पैरेलल होगा। और अनस्टेबल कब होगा? एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। यानी स्टेबल में अगर रोटेट कीजिएगा डायपोल को क्लॉकवाइज तो उस पे टॉर्क किधर लगेगा? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। यानी वहां पे डायपोल को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उस पे टॉर्क किधर लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सबको क्लियर है? यस यस तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अब आपको बताया मैं, ऑसिलेशन किस केस में होगा, स्टेबल वाले में घुमाने से कि अनस्टेबल में वाले में घुमाने से? स्टेबल। स्टेबल में। तो आप लोगों को अभी रिसेंटली ऑसिलेशन पढ़ाया हूँ, उसमें आपको बताया हूँ मैं, किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड निकालना है, किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीन पोजीशन। फिर मीन पोजीशन से क्या करते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, हाँ कि ना? यस सर फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क निकालते हैं और देखते हैं कि वो नेट फोर्स या नेट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या -θ है, ठीक है। फिर उससे आपका एक बार है तो उससे एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x होगा या एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -ω² θ। तो क्या है, एक डायपोल है, यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखे हैं, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी डायपोल कैसा होगा फील्ड के रिस्पेक्ट में? पैरेलल। ये आपका डायपोल है। फिर इसने क्या किया कि, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट dm मतलब डायपोल मोमेंट p is placed in uniform electric field in stable equilibrium position. Its mi moment of inertia about center axis is I. If it is displaced slightly from its mean position से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए, find its period of oscillation, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया इधर थीटा एंगल से, यानी डायपोल अब आपको ऐसा दिख रहा है, यानी ये एंगल थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, ये P है, ये E है, ठीक है। तो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस पे टॉर्क किधर लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा टॉर्क, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, यानी मोशन के अपोजिट लग रहा है, हाँ कि ना? यस यानी ऑसिलेशन होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, टॉर्क क्या होता है, P sin थीटा होता है, यस और नो? यस सर। लेकिन इसको प्लस लेंगे या माइनस लेंगे?
माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं माइनस? थीटा और टॉर्क डायरेक्शन अलग ठीक है। है, तो थीटा और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिए हैं। और टॉर्क को जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा आई अल्फा माइनस पी साइन थीटा। अल्फा इक्वल टू क्या है? माइनस पी बाई आई साइन थीटा। ये एसएचएम है क्या? नो सर नहीं, एसएचएम में क्या होना चाहिए? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा है क्या? नो सर नहीं, साइन थीटा है, तो ये ऑसिलेशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑसिलेशन। बट नॉट एसएचएम। लेकिन अगर बहुत कम एंगल के लिए घुमाए हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा रफली थीटा के बराबर होता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस पी बाई आई थीटा आ रहा है। एंड फॉर एसएचएम अल्फा इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो कंपेयर करेंगे तो एलएचएस सेम है दोनों में, आरएचएस में थीटा थीटा है, तो हम लोग कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? पी बाय आई पी बाई आई, तो उससे ओमेगा क्या आ जाएगा? रूट पी बाई आई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू पाई ई बाई आई, उससे आपका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई रूट पी बाई आई। वहाँ से टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। पी क्या है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। यहाँ पे पी क्या है? डाइपोल डाइपोल मोमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को याद होगा, अभी रिसेंटली आप लोग को पढ़ाए हो तो, फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एमजीडी 2 पाई अंडर रूट आई बाई एमजीडी। एमजीडी हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ कि ना? यस Yes, sir. और यहाँ पे भी पीई जो लिखा है वो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है पी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, काइंड ऑफ पीई वाला टर्म आता है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर ठीक है, तो सिमिलर ही फॉर्मूला है। तो आपको बस ये याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में डाइपोल को रखते हैं और उसको थोड़ा घुमा के छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेशन करते हैं। अगर स्मॉल एंगल के लिए वो ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी, ये टाइम पीरियड है। अगर फ्रीक्वेंसी बोलता है तो इसका उल्टा हो जाता है। सबको चमका ये फॉर्मूला? यस सर किसी को भी थोड़ा डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो अपना ऑलमोस्ट ये चैप्टर अब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्लास और रहेगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो जो मेन चीज बताने का था, कुछ कुछ थोड़ा चीज बचा है, वो मेन चीज था जो वो बता दिया। ठीक है, और हाँ, ये जो जैसे ये मान लो डाइपोल है माइनस क्यू, ये क्यू, उसके कारण यहाँ पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालना। मान लो कोई एस पॉइंट है, नेट पोटेंशियल, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो 2a है। ठीक है, तो कितना होता था, क्या होता था फॉर्मूला? एपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपको मैं समझाया था ये जो इसका वैल्यू कैसे आया था, तो हम लोग मैं समझाया था कि डाइपोल का क्या हम लोग लिए थे? कंपोनेंट लिए थे, हाँ कि ना? यस यस सर। ठीक है, फिर उससे निकाले थे, ये आपको लास्ट क्लास में बताया। उसी किसी बुक में देखिएगा, ये प्रूफ ऐसे ना देखे। ठीक है, वो कुछ कुछ जटिल जिंदगी बना देगा। ठीक है, क्या करेगा वो? इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो।
ये डिस्टेंस को मान लो A1 और ये डिस्टेंस को मान लो A2, तो हम लोग कह सकते हैं नेट पोटेंशियल जो होगा S पॉइंट पे, तो किसके कारण ज़्यादा होगा, स्मॉल क्यू के कारण ज़्यादा होगा कि माइनस क्यू के कारण ज़्यादा होगा S पॉइंट पे? नेट स्मॉल क्यू, क्यों होगा स्मॉल क्यू के कारण ज़्यादा? डिस्टेंस कम है उसका। डिस्टेंस कम है। आप लोगों को बताया मैं, क्योंकि के क्यू बाई आर होता है, तो डिस्टेंस जितना पास रहेगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो स्मॉल क्यू और माइनस क्यू कौन ज़्यादा पास है एस के रिस्पेक्ट में? स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो के क्यू बाई वो डिस्टेंस A1 है, और नेगेटिव वाले का माइनस, वो नेगेटिव है चार्ज है, उसका डिस्टेंस A2। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हाँ कि ना? यस यस सर। ये 1/A1 माइनस 1/A2 है। अब A1 A2 कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये और ये लेंथ रफली सेम, ये दोनों लेंथ रफली सेम है। ठीक है? मुझे बताओ ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ तो बताओ। R माइनस A1। R माइनस minus A1। नहीं R माइनस A1 नहीं, नहीं वो नहीं, जो नोन है उसके डिफरेंस नहीं, जो नेट नोन डेटा है उसके टर्म में बताओ ना। R माइनस A1 नहीं, A cos theta. ये डिस्टेंस A है, हाँ कि ना? यस सर। तो और ये ट्रायंगल में इसको A cos थीटा कह सकते हैं, यस और नो? यस सर। नहीं नहीं, आप बोले सही है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोले, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, हाँ कि ना? यस यस सर। sir. क्योंकि आपको बताया R वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, लेकिन A1 लिखना है तो तो आपको बताया मैं, ये भी A1 हो जाएगा, तो A1 प्लस A cos थीटा R होगा। A1 ये आया। सेम लॉजिक से A2 बताओ क्या लिखेंगे? R A सब के टर्म में बताओ क्या लिखेंगे? A2। अब तो बता भाई, डायग्राम बना दी हूँ मैं। R plus A cos theta. ठीक है, ये A है, ये है, तो ये भी A cos थीटा होगा। तो A2 जो होगा, ये A2 ये इसके बराबर होगा, हाँ कि ना? Yes sir. तो वो R में A cos थीटा ऐड कर देंगे, R प्लस A cos थीटा, फिर वही सब बकवास लिख देना है। फिर 1/R माइनस A cos थीटा 1/R प्लस A cos थीटा। तो ये ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो 2A cos थीटा, नीचे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, के क्यू, Q इंटू 2A P हो जाएगा, हाँ कि ना? Yes sir. यस सर। और नीचे में A बहुत छोटा होता है, ऊपर से cos थीटा भी स्मॉल होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो वही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes यस sir. सर। चमका आप लोग को? Yes यस sir. चलिए, सर हाँ बोल। सर वो जैसे R और आप A1 बताए इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, वैसे ही वो A2 के साथ भी होता है कि सेम चीज? वही तो A2 के साथ कर रहे हैं, ठीक है तभी सर। तभी तो बोला मैं, वो दोनों सेम है। ये ऐसा लॉजिक हम लोग आगे भी लगाएंगे, जब बहुत, अभी नहीं, नवंबर वगैरह के टाइम पे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक आपको मैं डाइपोल में क्या बताया कि P इक्वल टू Q इंटू 2A या Q इंटू D, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, EA 2kp/r3, VA kp/r², V0 EE kp/r3।
ठीक है। डायरेक्शन बाकी आपको पता है, ये एक जगह पैरेलल होता है, एक जगह एंटी पैरेलल होता है। कोई रैंडम एंगल पे KP बाय आर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, नेट पोटेंशियल KP बाय आर स्क्वायर cos थीटा, P इन यूनिफॉर्म E, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क P क्रॉस E या PE साइन थीटा, पोटेंशियल -P डॉट E, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जब थीटा 0 है यानी EP पैरेलल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 180 डिग्री है, E एंटी पैरेलल टू P। ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? 2 pi 2 pi by root I by P। तो इतना सारा फॉर्मूला आपको बताया। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, ये ऐसा। चलो, तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught, नहीं, वैल्यू वैल्यू 9 into 10 to the into power 10 to the 9. power 9। फर्स्ट केस में बोला है दो चार्ज है, 0.1 माइक्रोकूलम -0.1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 होता है। उससे डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए।
सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। चार्ज इनटू डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट होते हैं, दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दिए उसी लाइन में, यानी एक्सियल पोजीशन पे पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r। पी आप पहले पार्ट में निकाल लिए, डिस्टेंस दिया हुआ है, एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय 10 एंगस्ट्रॉम। तो डाइपोल निकालना है, एक पॉइंट चार्ज है -q +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होता है, qd होता है। तो q कोई भी ले लो, बस मैग्नीट्यूड लेना है। 0.1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻16 कूलम मीटर आ रहा है। ये डाइपोल मोमेंट है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। फिर क्या बोला है कि ये डाइपोल से ये दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये लाइन है, इसी लाइन में 10 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, तो आपको बताया था सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2kp/r3। 2k का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होते हैं। डाइपोल मोमेंट मैंने निकाल लिया है, आप लोग भी निकाल लिए होंगे, r3।
सेंटीमीटर में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, तो उसका क्यूब करना है, 0.1 का क्यूब 18 इंटू 10⁻⁷। नीचे में 0.1 का क्यूब है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर बोलिए या न्यूटन पर कूलम बोलिए। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहाँ पे फील्ड निकालना है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे निकालना है। सब लोग एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए। सिंपल इक्वेटोरियल पे फील्ड निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? KP/R³ पहले, और P निकाल लीजिए, फिर KP/R³ कीजिए। रफली कितना आ रहा है तो पता नहीं।
तो कुछ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये डाइपोल है मान लो, तो 15 सेंटीमीटर डाइपोल नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यानी 15 सेंटीमीटर दूर बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर पे इक्वेटोरियल पे क्या होता है, के पी बाई आर क्यू, के 9 इंटू 10⁻⁹ पी क्यू डी होते हैं। तो चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 माइक्रोमीटर मिलीमीटर है, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, तो 15 का क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, और सेंटीमीटर है तो उसका क्यूब करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। टू बाई 15 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है। एक जीरो उधार दे दो, 20/15 इंटू 10⁵ आ रहा है, यानी 4/3 इंटू 10⁵, यानी 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम बोलिए या वोल्ट पर मीटर बोलिए, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? सिंपल डेटा पुट किया हूँ, उससे आपका आंसर आया। के पी बाई आर क्यूब होता है के का 9 इंटू 10⁹, पी क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ था, तो 10 इंटू 10⁻⁶, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ अपॉन आर क्यूब, तो 15 का क्यूब कर दिए, सेंटीमीटर में था इसलिए 10⁻² का भी क्यूब करना पड़ा। थर्ड वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दे दिया है, डीपी मतलब, सॉरी डीपी नहीं होता, डीएम, डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और डाइपोल 30 डिग्री फील्ड के साथ बना रहा है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क पी साइन थीटा होगा, पी ई सब दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ डेटा, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ यानी पी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁵, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यानी ई दिया हुआ है 10⁻3, और डाइपोल 30 डिग्री फील्ड के साथ बना रहा है यानी थीटा भी दिया हुआ 30 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, सब चीज़ दिया ही हुआ है। तो पी 4 इंटू 10⁻⁵, ई 10⁻3 और साइन 30 हाफ होता है, 4 इंटू 10⁻8 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ करेंगे तो 2 इंटू 10⁻3 -8 आएगा। और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यह आंसर होगा। सिंपल पी साइन थीटा हम लोग फॉर्मूला यूज किया। ऊपर में डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और वो फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। टॉर्क दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, चार्ज इन डाइपोल बताना है। टॉर्क होता है पी साइन थीटा, तो टॉर्क पता है, ई पता है, थीटा पता है, उससे पी आ जाएगा। और पी क्या होता है, क्यू डी, डी पता है, उससे क्यू आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। टॉर्क होता है पी साइन थीटा, तो ई पता है, थीटा पता है और टॉर्क पता है, तो उससे पी आ जाएगा। और पी होता है क्यू डी, पी पता चल गया, डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, उससे क्यू आ जाएगा। टॉर्क होता है पी साइन थीटा, तो टॉर्क 4√3 दिया हुआ है। पी को आप चार्ज इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्यू डी इंटू ई साइन थीटा, 4√3, क्यू निकालना है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻10
और साइन 60 डिग्री। 2.5 इंटू 4 10 होते हैं, ये 10⁻8 है, और ये साइन 60 √3/2 होता है, वो √3, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इक्वल टू 8/10⁻9 आ रहा है, 8 इंटू 10⁻⁹, यानी 8 नैनो कूलम, ये आपका आंसर। किसी को भी क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है क्या? नहीं, सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू वगैरह दिया हुआ, पुट करना। सिक्स और 7 नंबर लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख के ही बस आंसर बता सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। फिफ्थ में बोला है कि 30 डिग्री पे टॉर्क ये लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, यानी पी साइन 30, वो कितना है 6√3 है। आपको निकालना क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस पी कॉस थीटा,
वो निकालना है, वही पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे पी पी कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, -10 30, और ये 6√3 बाई यू आएगा। तो यहाँ से u इक्वल टू -6√3 बाई 1030, 1030 क्या होता है 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये -18 जूल होगा। किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? सर एक बार और। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ 30 और टॉर्क दिया हुआ 6√3, तो पी साइन 30 इक्वल टू 6√3 दिया हुआ है। निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -P cos थीटा, थीटा 30 डिग्री है, वही पोटेंशियल एनर्जी u है। फिर दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को ऐसे डिवाइड कर दो, पी कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आएगा, हाँ कि ना? यस सर। उसी तरह RHS में 6√3 अपॉन यू, tan 30 डिग्री क्या होता है -1/√3, ये माइनस साइन है 1/√3, और ये 6√3 यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u इक्वल टू -18 आएगा। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोल। सर 6th में एक f/8 होगा क्या ऑप्शन? ओ तो 4 अरे बाबा, सिक्स और 7 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आप देखिए आप आंसर बता सकते हैं किसका ये सब आंसर है। तो ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। फोर्स, फोर्स कौन लगाता है, फील्ड लगाता है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, डायपोल के केस में फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो और फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ही होता है। फोर्स कौन लगाता है, फील्ड लगाता है। तो फील्ड जितना टाइम्स होगा उतना टाइम। तो बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे फोर्स एफ है, तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दिए तो डबल डिस्टेंस डबल करेंगे तो डबल का क्यू क्या आएगा 1/8, यानी फोर्स F/8 होगा। किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? नो सर। नहीं। सिंपल डिस्टेंस डबल करने से फोर्स कितना टाइम्स होगा, तो डिस्टेंस डबल कर दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ होता है, तो r की जगह 2r आएगा, तो 2r का क्यूब यानी 8r³ होगा, यानी 1/8 हो रहा है, तो फोर्स भी 1/8 होगा। सिंपल डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे एफ था, डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स कितना हुआ, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड होता है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो डिस्टेंस डबल करने से फील्ड 1/8 यानी फोर्स भी 1/8।
तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे, ये डाइपोल है उसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यानी 2kp/r³ का वैल्यू E है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दिए, यानी ये इस पॉइंट को फिक्स मान के डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करो, तो डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दिए, तो मान लो डाइपोल अब ऐसा हो गया। तो मुझे बताओ डाइपोल के रिस्पेक्ट में अब ये पॉइंट क्या हो गया? इक्विट हो गया। ठीक है, अब डाइपोल ऐसा है और ये पॉइंट है, तो ये इक्वेटोरियल है, डिस्टेंस r अभी भी होगा, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, तो इक्वेटोरियल पे फील्ड क्या होता है, kp/r³। तो 2kp/r³ क्या था, E था, तो kp/r³ क्या होगा, E/2। सिंस 90 डिग्री से रोटेट करने पे पहले सीधा था डाइपोल, यानी ऐसा था डाइपोल, तो उसके लिए ये क्रॉस वाला पॉइंट इक्वेटोरियल था, सॉरी एक्सियल था। तो डाइपोल को अब 90 डिग्री से रोटेट कर दी, तो वो पॉइंट अब इसके लिए इक्वेटोरियल होगा। तो एक्सियल पे जितना होता है उसका हाफ इक्वेटोरियल पे होता है, इसलिए E/2 होगा। और डायरेक्शन वाइज, तो फील्ड का भी डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो वो इस तरफ होगा, हाँ कि ना? डाइपोल अगर ऊपर है तो फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे अपोजिट होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। यानी फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रोटेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट हो रहा है और मैग्नीट्यूड वाइज वो हाफ हो जा रहा है। समझ में आया ना आप लोग को? यस। 8th में क्या बोला है कि एक डाइपोल है, उसके कारण उसके एक्सिस से थीटा एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डाइपोल के रिस्पेक्ट में, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा वो बताने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के आइएगा ये डाइपोल वगैरह। नेक्स्ट क्लास में डाइपोल को हम लोग निपटा देंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन में क्या बोला है कि डाइपोल के कारण थीटा एंगल पे जो फील्ड निकाल रहे हैं वो डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर है, यानी ये मतलब काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन है, ये डाइपोल है उसके कारण थीटा एंगल पे यहाँ पे जो फील्ड है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ है। तो आपको बताना है ये एंगल थीटा कितना है। इसी एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, फाई कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं थीटा प्लस फाई कितना होगा, 90। 90। उससे फाई का वैल्यू आ गया थीटा के टर्म में, और tan फाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। डाइपोल के साथ बोला है परपेंडिकुलर है, तो डाइपोल के साथ जो एंगल होता है वो थीटा प्लस फाई होता है, थीटा प्लस फाई। और वही बोला है सिंस परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, तो फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, और tan फाई आपको पता ही है, tan फाई का फॉर्मूला tan थीटा/2 होता है। फाई की जगह 90 माइनस कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा।
डायपोल के साथ जो एंगल होता है वो थीटा प्लस फाइव होता है। क्वेश्चन में बोला है कि वो डायपोल के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा प्लस फाइव 90 है, फाइव इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टेन फाइव इक्वल टू होता है टेन थीटा बाई 2, तो फाइव की जगह 90 माइनस थीटा डालना, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो अपने को पता है कि tan फाइव इक्वल टू होता है tan थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइव क्या 90 माइनस थीटा है, तो फाइव की जगह 90 माइनस थीटा डालनी है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan थीटा बाई 2। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा, वो tan थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा मिलके tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो 2 आ रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2, यानी थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 2। तो थीटा इज tan इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन में क्या बोला था कि डायपोल के कारण थीटा एंगल पे वो एक्सिस है, वहाँ पे नेट फील्ड जो आ रहा है वो डायपोल के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो नेट फील्ड वो आर वाले डिस्टेंस वाले लाइन से एंगल फाइव बनाता है। तो डायपोल के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, थीटा प्लस फाइव। क्वेश्चन में बोला था डायपोल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, यानी थीटा प्लस फाइव का वैल्यू 90 है, तो फाइव इक्वल टू 90 माइनस थीटा आया। और हम लोग को पता है tan फाइव इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होता है, तो फाइव की जगह 90 माइनस थीटा डाला। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाई tan थीटा। तो 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है। स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे रूट आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। आप लोग समझ में आया? Yes, sir. सबको अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है, Yes. आप लोग जा सकते हैं। बाय 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 बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.